हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 19th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की, दैट इज लेक्चर नंबर 18 की, वी हैव डिस्कस द limitations and the applications of VBT. Now before starting this lecture, it is very important to revise the limitation part of VBT. आप भी मेरे साथ रिवाइज करिएगा। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ VBT एंड देन वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज द नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें वीबीटी की, द ओनली लिमिटेशन वाज कि ये मॉलिक्यूल के शेप्स, ज्योमेट्री, उनके बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने बोला था मीथेन का। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, मीथेन के अंदर जो ज्योमेट्री है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मीथेन मॉलिक्यूल जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, अगर हम बात करें मीथेन के अंदर, तो जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स है, जो कि वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ये जो चारों बॉन्ड्स है उसमें से 3 बॉन्ड जो है वो sp ओवरलैप से बने हैं और ये जो फोर्थ बॉन्ड है वो ss ओवरलैप से बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉन्ड है इसका लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इन तीनों के कंपैरिजन में अलग होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। मीथेन मॉलिक्यूल में चारों बॉन्ड सेम लेंथ के होते हैं और सबका एनर्जी भी, मतलब ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगता है वो भी सेम होता है। तो इस वजह से सॉरी, इस वजह से आपका वीबीटी क्या हो गया स्टूडेंट्स, फेल हो गया। उसके बाद वीबीटी के फेल होने के बाद, ना हु गेव वीबीटी स्टूडेंट्स, इट वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन and it was extended by Pauling and Slater. In 1931 again Pauling came into the picture, and उसने ये concept दिया hybridization का। तो after the failure also, Pauling in 1931 came back and he said that molecule के अंदर जब atoms overlap होते हैं तो वो directly overlap नहीं होते हैं, पहले atoms के अंदर क्या होता है, hybridization होता है। अभी ये hybridization क्या होता है मैं बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ। लगभग मुझे और एक और 2 लेक्चर लगेंगे इस टॉपिक के लिए, बट स्टूडेंट्स कीप दिस इन माइंड। अगर आपके नीट में 7 या 8 क्वेश्चन आने वाले तो उसमें से पकड़ के चलो 3 क्वेश्चन तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही होंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाइब्रिडाइजेशन आपको ऑर्गेनिक में बहुत काम आने वाला है, इवन इनऑर्गेनिक में भी आगे हमको बहुत काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपको बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ओवरलैप होने से, मैंने बोला था भारती आए, हाइड्रोजन दुल्हे आए, ठीक है। तो बॉन्ड बनने के पहले वो लोग क्या होते हैं, खुद मिक्स होते हैं और नए जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। मिक्स होने से जो ऑर्बिटल बनेंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इट्स अ बायो वर्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन का प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ठीक है ना। मैं डिटेल में एक एक वर्ड समझाऊंगा, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से थे बताए, 2s था, 2px था, 2py था एंड 2pz था, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन के बारे में, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, ये ऐसा था 2px, 2py एंड 2pz। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ये चारों के चारों एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे और इनको नया शेप मिलेगा। सो दैट इज रिकास्टिंग। रिकास्टिंग मतलब इनको रिकास्ट किया गया, मतलब इनको नया शेप मिला ऑफ डैश एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ना पूरे लेक्चर में हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को बार बार नहीं लिखेंगे, एओ लिखेंगे। एओ स्टैंड्स फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। ये चारों मिक्स होंगे, इनको नया शेप मिलेगा। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। ये जो चारों के चारों ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, रिकास्ट हो रहे हैं, वो सेम एटम के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के सेम एटम्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, ठीक है ना। अगर हम बात करें बच्चों तो 2s का जो एनर्जी है वो 2p ऑर्बिटल के एनर्जी से थोड़ा क्या है, डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो सकते हैं जिनका या तो नियरली सेम एनर्जी हो या सेम एनर्जी हो। नियरली सेम एनर्जी कैसे पता चलेगा, डिफरेंस जो है वो 1 का चलेगा मैक्स टू मैक्स। मतलब अगर मेरे पास 2p है तो वो 3s के साथ ओवरलैप हो सकता है, 2p है तो बेटा वो सीधा 4p के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता। तो डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का हो गया, नहीं चलेगा। 2s है बेटा वो 4s के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता या कंबाइन नहीं हो सकता। 2s है तो अगर हम बात करें तो 3p मैक्सिमम तक चल जाएगा,
बट अगर आप बोलोगे 4p के साथ मैच हो जाए या मिक्स हो जाए, नॉट पॉसिबल। सो डिफरेंस कितना चलेगा बेटा 1 यूनिट का। तो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। तो जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं उनको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो जो नए ऑर्बिटल मिक्सिंग होने के बाद बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ इक्विवेलेंट एनर्जी। इन सबका एनर्जी कैसा होगा, एक जैसा होगा। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे मिक्सिंग के बाद उन सबका एनर्जी क्या होगा, एक जैसा होगा। मैक्सिमम सिमेट्री होगा, मैक्सिमम सिमेट्री मैक्सिमम सिमेट्री का मतलब सब एक देखने में एक जैसे होंगे। एंड डेफिनेट ओरिएंटेशन इन स्पेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन स्पेस? वो सब बेटा एक स्पेस में इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनके बीच में रिपल्शन पार्ट क्या हो जाए बच्चों, मिनिमम हो जाए। सो एक बात याद रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने से पहले खुद क्या होते हैं, मिक्स होते हैं एंड दे रिकास्ट देमसेल्फ इन सच अ वे दैट जो नए ऑर्बिटल्स बने वो एक जैसे हो, चारों के चारों या तीन जितने भी बने, ठीक है, उतने एक जैसे हो और उनकी एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। मिनिमम एनर्जी और इक्विवेलेंट एनर्जी एक जैसी एनर्जी हो, मैक्सिमम सिमेट्री हो और डेफिनेट ओरिएंटेशन इन स्पेस हो। जितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो आप इसको किसी भी एंगल से देखोगे एक जैसे दिखेगा, ठीक है ना। आप ऐसे देखो तभी भी वो एक जैसा दिखेगा, ऐसा भी देखोगे तो। सो दिस इज मैक्सिमम सिमेट्रिकल इन नेचर। सो मैक्सिमम सिमेट्री एंड डेफिनेट ओरिएंटेशन इन स्पेस। अभी अगर आप बताओ मीथेन की बात करें तो क्या इसके अंदर एटम्स का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है? नहीं, ये फिक्स हो गया पोजीशन, ये चारों पोजीशन पे रहेंगे। तो डेफिनेट ओरिएंटेशन मतलब अरेंजमेंट इन स्पेस। तो स्टूडेंट्स दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मेरे साथ वापस रिवाइज करिए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, पहले मिक्स हुए फिर नया शेप मिला होगा। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम एटम मतलब कार्बन का, तो कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे ऑफ सेम ऑर्बिटल विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। या तो सेम एनर्जी होना चाहिए या फिर स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, 1 यूनिट तक का डिफरेंस चलेगा। टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। और ये जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं इनको ही क्या बोलते हैं बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं दे हैव इक्विवेलेंट एनर्जी, सबकी एनर्जी एक जैसी होगी, मैक्सिमम सिमेट्री, एक जैसे दिखने जैसे होंगे एंड डेफिनेट ओरिएंटेशन इन स्पेस, मतलब इनका अरेंजमेंट स्पेस में क्या होगा, एक जैसा। तो मुझे था जितना ये वाला बॉन्ड का एनर्जी होगा उतना ही है, इतना ही है, इतना ही है, तो इक्विवेलेंट एनर्जी हो गया। मैक्सिमम सिमेट्री, आप इसको कैसे भी कट करोगे तो एक जैसे दिखेगा। जितना ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा स्टेबल उतना वो बैलेंस आउट हो जाएगा। डेफिनेट ओरिएंटेशन मतलब इसका बेटा अगर शेप देखो तो क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल। तो इसका मतलब डेफिनेट ओरिएंटेशन इन स्पेस। एक बार मेरे साथ वापस से रिवाइज करिए स्टेटमेंट। बच्चों ये कैसे धीरे धीरे ऐसे ही चीजें याद होती है, एक बार बोलने से चीजें याद नहीं होती, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ टीचिंग ऑफ माइंड। आपको डेफिनेटली इससे चीजें याद ही होने वाली है, ठीक है। So hybridization is a process of mixing and recasting of atomic orbitals of same atom with slightly different energy to form equal number of new orbitals which are known as hybrid orbital HO with equivalent energy, maximum symmetry and definite orientation in space. So this is the definition of hybridization. तो hybridization का definition अगर आपको कॉलेज एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो ये definition आपको लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए तो definition ही बहुत बड़ा है, बट मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया तो आपको श्योर याद हो गया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स? क्या क्या अजम्पशंस है? तो सबसे पहला पोस्टुलेट याद रखना, ऐसा अनुमान लगाया गया कि ऐसा होता है, इट इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ठीक है ना। ऐसा कोई ऐसा है नहीं कि आप देख सकते हो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ऐसा देख नहीं सकते हो। इट इज हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कंसेप्ट। तो सबसे पहला पॉइंट इट इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में जाने वाले हैं, लिसन टू मी केयरफुली, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाने वाले हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए, या तो नियरली सेम होनी चाहिए या फिर सेम एनर्जी होनी चाहिए। सो मैं पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के देके आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इस वजह से पहले मैंने जो है मेरे नोट्स में से भी जो आपको थ्योरी लिखवाना था मैंने उसको पहले फुल चार्ट फॉर्म में जहां जहां पॉसिबल है वहां पे चार्ट फॉर्म में कंप्लीट किया है, सो दैट आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। सो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, दे शुड हैव सेम एनर्जी,
दे शुड हैव सेम एनर्जी, और अगर सेम एनर्जी नहीं है तो नियरली डैश एनर्जी सेम एनर्जी होना चाहिए. सो दे शुड हैव आइदर सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी. ठीक है, और याद रखना एनर्जी का डिफरेंस जो है 1 यूनिट डिफरेंस चलेगा. कितना यूनिट? 1 यूनिट डिफरेंस. 1 यूनिट डिफरेंस इज अलाउड. 1 यूनिट तक का डिफरेंस चलेगा. तो सबसे पहला पॉइंट, ऐसे धीरे धीरे चीजें याद करते जाएंगे. बोलो, इट इज अ व्हाट? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. दूसरा, atomic orbital which are undergoing hybridization or to form hybrid orbitals should have same energy or nearly same energy and a unit कितना? 1 यूनिट तक का डिफरेंस चलेगा उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में. ठीक है, अभी दूसरी बात, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, समझो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो 2 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो 3 ही नए एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. तो स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग डैश हाइब्रिडाइजेशन. से फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास में एक 1s है एंड एक क्या है? 1p ऑर्बिटल है. बराबर है ना? स्टूडेंट्स डोंट डू दैट मिस्टेक ऑफ राइटिंग दिस एज 1 ऐसे लिखने की कोशिश मत करना, ये गलती मत करना. मैं खुद 1 लिख रहा हूँ, इसका मतलब एक s है. इसका मतलब अगर आप ऐसे लिखोगे तो बेटा ये 1s ऑर्बिटल आप मान लोगे, तो ये गड़बड़ मत करना, आपको डाउट्स आएंगे फ्यूचर में. अगर मेरे पास एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है तो कहना है बेटा मेरे पास में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए? 2. अगर मैं इनको मिक्स करूं तो मेरे पास टोटल नए कितने ऑर्बिटल आएंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उनको नाम दिया जाएगा sp नाम दिया जाएगा. sp क्यों बच्चों? क्योंकि sb है और pp है. तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. चलिए दूसरा, अगर मेरे पास में एक s है, s तो हमेशा एक ही होगा बच्चों, और मेरे पास में समझो 2 p ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल्स है. इफ आई हैव 2 p ऑर्बिटल्स देन यहाँ का एक और यहाँ के 2, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा? sp2. सर sp2 क्यों? क्योंकि s का तो एक ही था और p के कितने थे? 2. तो spp नहीं बोलना है, sp2 बोलेंगे इसको. sp स्क्वायर भी नहीं बोलना है. ठीक है, दिस इज द वे ऑफ स्पीकिंग द वर्ड्स. लाइक sp2 बोलेंगे आप इसको, sp स्क्वायर मत बोलना. ठीक है. तीसरा, अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे हाइब्रिडाइजेशंस में, बट अभी हम लोग फिलहाल 3 ले लेते हैं. एक तो हम लोग ने s ले लिया एंड 3 p ऑर्बिटल्स. अगर मैंने 3 p ऑर्बिटल्स ले लिए तो बच्चों क्या हो जाएगा? सो आई गेट 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उन चारों का नाम क्या देंगे आप बताओ अभी? करेक्ट, s और p के 3 है ना, तो sp3. इसको sp नहीं बोलना है. ठीक है. सो टेल मी बच्चों, जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उतने ही नए क्या बनेंगे बच्चों? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 है तो 2 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स 3 है टोटल मिला के तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है? 4 है, एक s का और 3 इसके, तो बेटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएंगे. ठीक है. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा है, सर ये हमेशा s साथ में होगा क्या? खाली p का नहीं हो सकता क्या? p का नहीं हो सकता. बोलो क्यों? क्योंकि आपने वर्ड लिखा हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन में आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे तो p वाले तो बेटा सेम ही है, तो नया ऑर्बिटल हाइब्रिड क्या बनेगा उसमें? तो इस वजह से याद रखना एटलीस्ट दोनों अलग अलग होने चाहिए. तो कुछ अलग होगा ना. ये अभी मुझे एक बात बता, आप जस्ट इमेजिन करो, आप अगर जूस पीने गए और आप बोलोगे मेरे को मैंगो जूस ही दो, तो बेटा वो हाइब्रिड नहीं हुआ. हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? आपने मैंगो के अंदर चीकू, अभी ना ऐसे मत बोलो सर वो कौन पीता है. मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. आपको पसंद है तो आप पियो, नहीं पसंद है तो मत पियो. कोई भी 2 जूस को मिक्स करके पीने वाले लोग भी बहुत होते हैं, 3 जूस को पीने वाले भी वो बहुत सारे होते हैं. ट्रॉपिकाना फ्रूट आता है, फ्रूट का जूस आता है, वो उसमें बहुत सारे जूसेस क्या होते हैं? मिक्स होते हैं. सो दैट इज नथिंग बट हाइब्रिड जूस. ठीक है. सो थर्ड पॉइंट इज वेरी क्लियर. चलो एक बार वापस मेरे साथ रिवाइज करिए. फर्स्ट, इट इज डैश कंसेप्ट. अरे बोलो, अभी तो सिखाया था. हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. सेकंड, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाने वाले हैं दे शुड हैव नियरली सेम एनर्जी और सेम एनर्जी. डिफरेंस कितना चलेगा? 1 यूनिट का. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इसका ये बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने. ठीक है. चलिए
हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं यहाँ पे कितने बने, दो, उन दोनों की एनर्जी, शेप एंड साइज, आई रिपीट, एनर्जी, शेप एंड साइज सब क्या होगा बच्चों, सेम होगा. सो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड आर इक्विवेलेंट इन साइज, are equivalent in size, equivalent in shape and equivalent in energy. जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं दे आर इक्विवेलेंट इन शेप, साइज एंड एनर्जी. अगर मैं बात करूं बच्चों, ध्यान देना, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल अगर कंबाइन होता है तो एसपी बनेगा बच्चों. तो एसपी जो है समझो ये एस है, ठीक है, और एक पी है बच्चों. पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप में, ये डम्बल शेप में पी ऑर्बिटल है. तो ये एस हो गया और ये पी हो गया. अभी इन दोनों के मिक्सिंग से जो दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, कितने बनेंगे, दो बनेंगे, एक एस है और एक पी है. तो जो दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से, ठीक है. तो ये देखो एक जैसे दिखने वाले हैं दोनों, ठीक है ना, ऑलमोस्ट एक जैसे दिखने वाले. आप लोग बनाना अच्छे से, और ठीक है, और अच्छे से ड्रॉ करना आप लोग इसको, ठीक है. अभी ये ध्यान देना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी मिक्स होते हैं तो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड में आ जाता है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा इस साइड में. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को बेसिकली हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे पूरा लोब एक साइड में आ जाता है, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही साइड में आ जाती है. तो ऐसा ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल. और हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों जो है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा. और इस वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. और याद रखना, पाई बॉन्ड जो है वो कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनते हैं. पाई बॉन्ड्स आर वीक एंड दे आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ओवरलैप एक एटम का दूसरा, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता. तो एक गोल्डन स्टेटमेंट आप लोग दिमाग में रखना, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय हाइब्रिडाइजेशन. करेक्ट माय वर्ड्स, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन. तो कहने से वो सिग्मा एंड पाई का जो टेबल है उसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं. मैंने जानबूझ के वहां पे वो पॉइंट नहीं बोला था बिकॉज आपको कंफ्यूजन होता था, इस वजह से मैंने अभी ये कवर किया. आप वहां पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो. Pi bond is formed by unhybridized orbitals and sigma bond is formed by hybridized orbital. I repeat, sigma bond is formed by hybridized orbital and pi bond is formed by unhybridized orbital. इस वजह से pi bond जो होता है वीक होता है. तो अभी सुनो, इसका जो छोटा वाला लोब है वो ये साइड में आया, तो कहने से इसका जो छोटा लोब है वो इधर दिखेगा, इसका छोटा लोब किधर दिखेगा बच्चों, इस साइड में. इसलिए हमेशा रखना इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं. अभी आप मुझे बताओ, ये जो ऑर्बिटल दिख रहा है ये वाला, इसका नाम क्या बेटा, sp. इसका भी क्या नाम है, sp. तो कितने हुए, एक और दो. सो दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया था. तो स्टूडेंट्स ये वाला जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अभी इनका शेप, इनकी एनर्जी और इनका साइज एक जैसा होगा, पूरा का पूरा एक जैसा होगा. दिस इज द बेसिक ब्यूटी ऑफ व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज, बेसिकली तो मुझे यहाँ पे ये डायग्राम बनाना था ऐसा. यहाँ पे एक छोटा सा चोटी होता है, ठीक है ना. आपको ये चोटी, इसका चोटी यहाँ पे दिखेगा और इसका चोटी यहाँ पे दिखेगा. अगर मैं तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दूं तो बेटा समझो ऐसे बनाया. तो अब बताओ इसका किसका चोटी किधर दिखेगा. ऐसा चोटी वर्ड बोलना नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन. नाउ इसका चोटी इधर दिखेगा आपको, इसका ये वाले का इधर दिखेगा और इसका ऐसे दिखेगा. इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है. तो फ्यूचर में भी जब हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, डोंट गेट कंफ्यूज. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक तरफ पूरा शिफ्ट हो जाता है सो दैट वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ओवरलैपिंग भी ज्यादा हो या कम हो, ज्यादा हो. तो स्टूडेंट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड आर इक्विवेलेंट इन साइज, शेप एंड एनर्जी. इक्विवेलेंट इन साइज, शेप एंड एनर्जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हम बात करें अगर कोवेलेंट बॉन्ड की, तो मुझे पता है सबको कि या तो वो क्या होना चाहिए बच्चों, हाफ फिल्ड होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए, या फिर एम्प्टी होना चाहिए, या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो सकता है. ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स
तीनों के तीनों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, प्लीज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट बच्चों, आगे आएगा हमको ये वापस से। कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाफ फिल्ड कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है और कंप्लीटली फिल्ड भी कर सकता है। अगर वो हाफ फिल्ड है, अगर वो हाफ फिल्ड है देन इट विल फॉर्म अ डैश बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर वो एम्प्टी है, एम्प्टी है, एम्प्टी है तो वो बेटा क्या बनेगा? सामने वाले से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, तो इट विल फॉर्म डैश बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एम्प्टी है मतलब वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो सामने वाले से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। और अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तो स्टूडेंट याद रखना वो हो जाएगा लोन पेयर के फॉर्म में। तो इसका मतलब उसमें लोन पेयर के फॉर्म में वो पड़ा रहेगा। किसके फॉर्म में पड़ा रहेगा? लोन पेयर के फॉर्म में पड़ा रहेगा, बट वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में? कंप्लीटली फिल्ड, एम्प्टी और हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड रहेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड, एम्प्टी रहेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कंप्लीटली फिल्ड रहेगा तो वो लोन पेयर के फॉर्म में पड़ा रहेगा। जैसे अमोनिया की बात करें बच्चों, तो अमोनिया का बेटा शेप होता है टेट्राहेड्रल। देखो ये वाला, ये अमोनिया ही समझ लो, ये बीच में नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। अभी आप बताओ, ये जो डंडी दिख रहा है आपको, ये बेटा लोन पेयर है, समझो क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, हाफ फिल्ड भी कर सकता है, कंप्लीटली फिल्ड भी कर सकता है और एम्प्टी ऑर्बिटल, तीनों के तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हाफ फिल्ड अगर पार्टिसिपेट करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? एम्प्टी करेगा तो कौन सा करेगा? और अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो वो क्या, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? तो स्टूडेंट्स वो लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इज इट क्लियर? चलिए अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की, उसके पहले मैं आपको 8 पॉइंट समझा देता हूँ, फिर 7 पॉइंट समझाऊंगा। Only sigma bond is involved in hybridization and not pi bond. So pi bond is formed by unhybridized orbitals. Unhybridized orbitals. Pi bond is formed by unhybridized orbitals. So students, pi bond is a weak and it is formed by unhybridized orbital. अगर ये इतना सारा है तो आपको नहीं लगता इससे एक पर्टिकुलर शेप बन रहा है बच्चों? तो इसका मतलब ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन सा है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन, जो वीबीटी ने फेल हो गया था। अभी मैं 7 पॉइंट बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन स्पेस इन सच अ वे दैट द रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जैसे अगर मीथेन की बात करें तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो जाए। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरे पास में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे कार्बन के ऊपर, ठीक है? तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों ऐसे भी तो हो सकते थे, चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से भी तो हो सकते थे। उन्होंने टेट्राहेड्रल शेप ही क्यों अक्वायर किया? ये देखो, इस तरीके भी हो सकते थे, हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? पक्का इस तरीके के भी बेटा क्या हो सकते थे? चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे इस फॉर्म में भी आ सकते थे, बट इस फॉर्म में आते नहीं है। क्यों पता है? ध्यान से देखना, इधर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है सर? 90 है। और अगर मैं इसको टेट्राहेड्रल शेप दे दूं तो टेट्राहेड्रल शेप देने के बाद यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों? सर यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो मुझे बताओ 90 से ज्यादा है या कम है? सर ज्यादा है, तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम। रिपल्शन कम तो मोर स्टेबिलिटी। सो सिंपल। तो याद रखना बच्चों, वो लोग अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे दैट उनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए या मैक्सिमम हो जाए? मिनिमाइज। जितना रिपल्शन कम होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अभी मैं आपको बोलता हूं ऐसा होता क्यों है। एकदम सिंपल, आपको एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए। सर अभी बर्थडे पार्टी तो हम लोग एंजॉय करने जाते हैं, आप वहां पे कहाँ पे केमिस्ट्री लेके आ रहे हो? 2 मिनट सुनो तो सही। आपने बर्थडे पार्टी में देखा होगा बच्चों, बलून्स लगे होते हैं ऐसे बहुत जगह पे, ठीक है ना? या फिर समझो किसी का ओपनिंग सेरेमनी है कोई दुकान का या फिर कोई होम का, तो बहुत सारे लोग ऐसे डेकोरेशन करते हैं। आपने अगर बर्थडे पार्टी में देखा रहेगा बहुत सारे बलून ऐसे लगे होते हैं, ठीक है? बाद में हम लोग फोड़ देते हैं, हम मतलब बच्चे फोड़ देते हैं, ठीक है? आप भी बच्चे हो। आपने देखा कभी 4 बलून जो होते हैं ना, 4 बलून को आप कैसे भी अरेंज करोगे ना तो कैसा होगा पता है? 3 तो नीचे चले जाएंगे, 1 ऊपर आ जाएगा। अरे इस फॉर्म में आ जाएगा ना, 3 बलून नीचे होंगे और 1 बलून ऊपर रहेगा हमेशा। आप उसको कितना भी ट्राई कर लो ऐसे,
इस तरीके से कन्वर्ट करने का, ऐसा करने के लिए करो तो वो चौथा जो बलून रहेगा वो नीचे 3 को धकेल के वो ऊपर ही रहेगा हमेशा। तो आपने कभी देखा है, कभी भी वो 4 बलून वो कभी भी एक जैसे एक साइज के एक शेप के वो कभी भी ऐसा प्लेन में रहते कैसे नहीं ना, वो चौथा जो बलून है वो हमेशा ऊपर रहेगा और 3 बलून उसके नीचे रहेंगे। दैट इज नथिंग बट टेट्राहेड्रल शेप। वो टेट्राहेड्रल शेप ही तो है। तो स्टूडेंट्स वो बलून भी प्लेन में नहीं रहना चाहते बिकॉज दे विल अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट उन सबके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, मिनिमम हो। इस वजह से स्टूडेंट्स याद रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं आर अरेंज्ड इन स्पेस इन सच अ वे दैट repulsion between them is minimum, और repulsion minimum होगा that means they will acquire a fixed shape, और fixed shape हो गया तो ज्योमेट्री आ गया बेटा मॉलिक्यूल के अंदर। तो स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन का ये था आपका मेन पोस्टुलेट्स, और अभी हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा तो sp sp2 sp3 तो है। आज इसके बाद sp3d आता है, d2 आता है, d3 भी आता है। आज हम लोग सब हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा आज हम लोग sp और sp2 दो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार बोर्ड इरेज करने से पहले, आपको फोटो लेने के लिए बोलने से पहले एक बार हम लोग वापस रिवाइज कर लेते हैं। चलिए आप मेरे साथ रिवाइज करिए। हाइब्रिडाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ व्हाट? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑफ सेम एटम और डिफरेंट एटम। अरे बोलो, सेम एटम, वेरी गुड। ऑफ नियरली डैश एनर्जी, सेम एनर्जी, टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ डैश ऑर्बिटल, न्यू ऑर्बिटल। न्यू ऑर्बिटल्स आर नोन एज, yes correct, hybrid orbitals of having what? maximum equivalent energy, सबका एनर्जी सेम होगा, मैक्सिमम सिमेट्री एंड डेफिनेट ओरिएंटेशन इन स्पेस। इज इट क्लियर? इज इट अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट? यस। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होने वाले हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने वाले हैं, उनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए या फिर सेम होनी चाहिए, और यूनिट का कितने का डिफरेंस होना चाहिए बच्चों? 1 यूनिट तक का डिफरेंस चलेगा। जितने भी नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उतने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए होंगे। तो ये एग्जांपल हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने वो इक्विवेलेंट होते हैं साइज, शेप एंड एनर्जी वाइज। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से और एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाफ फिल्ड भी चलेगा, एम्प्टी भी चलेगा और कंप्लीटली भी चलेगा, ठीक है ना। ये कौन कौन से बॉन्ड बने वो लिखे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिर्फ इतना ही है एक्चुअली, बट मैंने दोनों बना दिए। तो ये इसका टेल और ये इसका टेल, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही साइड में आ जाएगा और इससे बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इन स्पेस कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो। ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय हाइब्रिडाइजेशन, एंड हाइब्रिडाइजेशन से ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। वापस मैं बोलूंगा, पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और वो टेबल में पॉइंट ऐड कर लेना, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। Okay students, so let's start with a very important part now, types of hybridization। हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। आज हम लोग 3 तक डिस्कस करेंगे, sp, sp2, sp3। नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद sp3d, वो अलग से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद sp हाइब्रिडाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, एक तो होगा s ऑर्बिटल और एक होगा p ऑर्बिटल। दोनों में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इस वाले ऑर्बिटल की, तो ये है s ऑर्बिटल, ठीक है। और s ऑर्बिटल सबको पता है, इट इज स्फेरिकल इन शेप। दिस इज योर s ऑर्बिटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा होगा बच्चों? p ऑर्बिटल। सो दिस इज s ऑर्बिटल प्लस एक होगा p ऑर्बिटल, विच इज डबल डम्बल की डम्बल बच्चों, डम्बल शेप, वेरी नाइस, ठीक है। इट कैन बी px, py भी हो सकता है और pz भी हो सकता है। अगर px है तो जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो px होना, मतलब x एक्सिस होना चाहिए। अगर py है तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस py होना चाहिए, मतलब फिर वो ऊपर से s ऑर्बिटल आएगा। और अगर pz है तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी pz होना चाहिए, मतलब वो डेफिनेटली क्या बनाएगा बच्चों? वो एक्सियल ओवरलैपिंग जैसा ही होगा फिर। तो अगर मैं इन दोनों के ओवरलैपिंग से बात करूं तो स्टूडेंट्स इसकी और इसकी जब ओवरलैप होगी तो कहना है से ये 50% है और ये भी 50% है, क्योंकि एक ही है, या तो px होगा या py या फिर pz। तो स्टूडेंट्स ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जब ओवरलैप होंगे तो दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा जो इस तरीके का दिखेगा, और जो दूसरा वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो सेम इसके जैसे दिखेगा। उसको अरेंज कैसे करोगे सोचो आप,
सर ऐसे अरेंज करेंगे कि वो इसके जैसा दिखे भी, दूसरा मैक्सिमम सिमेट्री हो, मिनिमम रिपल्शन हो। मिनिमम रिपल्शन तो क्या इधर बना दूं? ऑब्वियसली नॉट, 90 डिग्री पे तो बेटा रिपल्शन हो जाएगा। तो अभी मुझे तो 90, अगर ऐसे रखूंगा तो क्या होगा, धीरे 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 जाके ऐसे हो जाएगा अपने आप। तो कहना है वो 180 पे ही बनेगा। तो याद रखना बच्चों, जो नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो इस साइड से बनेगा, ठीक है। और ये वाले जो दोनों के दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दे विल हैव मैक्सिमम सिमेट्री, डेफिनेट ओरिएंटेशन इन स्पेस। तो इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अगर अपन ध्यान से देखें तो ये सब दोनों कौन से हैं बच्चों? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। सो दीज आर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी इसमें बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो है यहां से लगा के यहां तक आपको किसके जैसे दिख रहा है? s ऑर्बिटल जैसा दिख रहा है। देखो s ऑर्बिटल के जैसे दिख रहा है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इधर से इधर तक का, ये देखो ये आपको डंबल जैसा दिख रहा होगा। आपको किसके जैसे दिख रहा होगा? डंबल। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपको डंबल जैसा दिखेगा। सेम वे बेटा यहां से यहां तक का पोर्शन जो है आपको किसके जैसे दिख रहा है? s ऑर्बिटल के जैसा, ठीक है ना। तो कहना है दिस इज गोइंग टू हैव 50% s कैरेक्टर। इसके अंदर 50% कौन सा कैरेक्टर है? s कैरेक्टर होगा। और 50% क्या होगा बच्चों? p कैरेक्टर होगा। 50% p कैरेक्टर और 50% s कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि दो ही थे, दोनों का कंट्रीब्यूशन 50-50%। इनको हम लोग बोलेंगे sp hybrid orbitals. So we have how many sp hybrid orbitals over here? 2 sp hybrid orbitals. So these are sp hybrid orbitals. अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करूं बच्चों, बॉन्ड एंगल, तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा यहाँ पे? सर 180 का होगा, 180 डिग्री का होगा। और अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों इस मॉलिक्यूल का? सर ज्योमेट्री ये तो लीनियर है, एकदम स्ट्रेट है, तो इसका लीनियर होगा ज्योमेट्री बच्चों। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं, देखो ये रहा, ये सेंटर में हो गया। यहाँ पे भी देखो जुड़ने के लिए और यहाँ पे भी जुड़ने के लिए, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। यही है आपके sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। यहाँ पे आके एटम जुड़ सकता है और यहाँ पे भी आके एटम जुड़ सकता है बेटा। तो ये हो गया लीनियर मॉलिक्यूल। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों? 180 होगा। कितना होगा? 180। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल का नंबर पूछ ले तो बेटा इनफाइनाइट बोलेंगे। क्यों? अभी मैं ऐसे गिनूं ऐसे गिनूं ऐसे, तो ऐसा तो बेटा बेवकूफ वाली बात हो जाएगी। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 1 होगा, ठीक है ना। 180 वाला बॉन्ड एंगल इज 1, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज एस कैरेक्टर की। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। सर क्यों? यहाँ पे बीच में कौन है बेटा? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस है तो बेटा यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींचेगा, क्योंकि इसका लेंथ क्या है बेटा? छोटा है। इस वजह से याद रखना, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल नंबर 2 देता हूँ। sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ यू थिंक अबाउट इट, अभी क्या होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में? मुझे बताओ, एक तो s ऑर्बिटल होगा और p के कितने ऑर्बिटल होने चाहिए बच्चों? 2 होने चाहिए। p के कितने? 2 ऑर्बिटल। तो समझो अगर मैं स्टार्ट करता हूं s ऑर्बिटल, तो एक तो होगा px, एक हो जाएगा px और एक हो जाएगा बच्चों py, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? py, px एंड py हो गया। अभी टोटल कितने हो गए? लाइन से जा रहे हैं अपन, टोटल कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए। तो अभी कहना है बेटा यहाँ पे p का और s का 50-50 पार्टनरशिप था, अभी यहाँ पे p का पार्टनरशिप थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इन तीनों के मिलने से नए ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अभी जस्ट मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा तो था ही, हाँ सर, अगर मैं इसके अंदर एक और ऐसा लेके आ जाता हूँ, ऐसा एक और ऑर्बिटल आ गया बच्चों, ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो आप बताओ इन तीनों में एंगल कितने का हो गया? 90-90 का हो रहा है। तो 90-90 के बेटा ये क्या करेगा? जैसे ही आएगा, आपको नहीं लगता है ये इसको थोड़ा नीचे धकेलेगा? हाँ। और ये वाला भी इसको थोड़ा नीचे धकेलेगा? हाँ। तो कहने से बच्चों ये पिक्चर ऐसे दिखेगा, टी शेप में दिखेगा आपको मॉलिक्यूल कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये वाला आएगा, ये इसको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, ये भी थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो कहना से ऊपर जाने के बाद पिक्चर ऐसी दिखेगी कि नहीं दिखेगी?
नहीं समझा, मैं बताता हूँ कैसे। देखो सर हमको समझ गया बट मुझे तसल्ली नहीं मिली ना बेटा, इसके लिए मैं वापस समझाऊंगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके का दिखेगा वाई शेप में, ये देखो। जबकि मुझे तब जब ये वाला आया था, ये पहले ऐसा था, ठीक है, ये वाला ऐसे था, करेक्ट। तो अभी एक और पी आ गया, एक और पी ऐसा आएगा बच्चों, तो कहने से बेटा इन दोनों में रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो ये वाला थोड़ा ऊपर जाएगा, ये वाला भी थोड़ा ऊपर जाएगा, तो कहने से पिक्चर ऐसा बनेगा। यस, और सब में एंगल इक्वल हो गया। देखो अभी इसको बोलेंगे ट्राइंगुलर प्लेनार, ये प्लेनार है, देखो एक जैसा है। इज इट अ प्लेनार स्ट्रक्चर? यस, तो ये एक प्लेनार है, देखो मेरे पाम पे आ गया, इट इज अ प्लेनार स्ट्रक्चर एंड इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइंगुलर प्लेनार। तो स्टूडेंट्स टेल मी, यहाँ पे 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इस तरीके के। दिस इज नंबर 1। दूसरा जो होगा वो इस तरीके का होगा, नंबर 2। और तीसरा जो होगा वो इस तरीके का होगा, नंबर 3। इन तीनों की बेटा एनर्जी सब कुछ सेम होगा, डिस्टेंस सब सेम होगा। अभी अगर हम बात करें तो इसका जो टेल पार्ट होगा वो यहाँ पे होगा, इसका जो टेल पार्ट होगा वो यहाँ पे होगा, और इसका जो टेल पार्ट होगा वो इस तरीके का होगा। तो इस वाले में अगर हम बात करें तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों? तो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। और ऐसे कितने एंगल होंगे? 3। सर 3 कैसे? देखना ध्यान से, एक ये दूसरा और ये तीसरा। वापस से देखो, एक ये 120 और ये भी 120, तो टोटल कितने हो गए? 3 बॉन्ड एंगल्स हो गए। अगर मैं बात करूं इसके ज्योमेट्री के बारे में, तो ज्योमेट्री कैसा है बच्चों? ट्राइंगुलर प्लेनार। इसका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री, है ना, ट्राइंगुलर प्लेनार। तो बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है sp2 में इन सबका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका भी नाम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका भी नाम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इन तीनों के अंदर आपको पूछा जाएगा कि बॉन्ड एंगल कितने हैं, तो टोटल बॉन्ड एंगल कितने बच्चों? 3 है। और तीनों बॉन्ड एंगल का वैल्यू भी पूछ सकते हैं, कितना होगा? देखो दिस इज मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो याद रखना इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं? s और px एंड py। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इसके अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है, तो परसेंटेज s कैरेक्टर आप बताओ क्या हो गया? परसेंटेज s कैरेक्टर अभी 33.3% होगा, क्योंकि 3 लोग हैं ना टोटल, 1 2 3, तो हर एक को बेटा 100 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 33.3 आएगा। और परसेंटेज p कैरेक्टर कितना है बच्चों? परसेंटेज p कैरेक्टर 66.7% हो जाएगा, 66.66 आएगा ना, तो 66.67 लिख देते हैं, 7% लिख देते हैं। तो आप मुझे था जब मैं यहाँ से यहाँ पे आया, परसेंटेज s कैरेक्टर कम हुआ या बढ़ा? बोलो कम हुआ ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, राइट। अभी अगर मैं आपको पूछूं इसका लेंथ और इसके लेंथ में से बेटा ये कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर गया, तो अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। तो याद रखना ये ज्यादा बल्कि है और ये ज्यादा बल्कि नहीं है। देखो ये थोड़ा मोटा बनाया मैंने और ये कंपैरेटिवली इतना मोटा नहीं बनाया, उसका रीजन समझ में आ गया होगा शायद से सबको। सो दिस इज विच हाइब्रिडाइजेशन? sp2। दिस इज अगेन आई एम सेइंग इट इज प्लेनार एंड बॉन्ड एंगल जो होगा 120 डिग्रीज के। ऐसे कितने एंगल्स होंगे बच्चों? टोटल 3 एंगल्स होंगे। क्लियर है? चलिए मैं थोड़ा स्क्रीन देख लेता हूँ ताकि ऊपर नीचे ना हो, शिफ्ट ना हो, ताकि मैंने जो लिखा है सब आपको प्रॉपर्ली दिखे। तीसरा अगर हम बात करें तो वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। टेल मी बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक तो s ऑर्बिटल होगा और p के तीनों ऑर्बिटल्स आ जाएंगे अभी पिक्चर में। p के तीनों ऑर्बिटल कौन से? px भी होगा, ये देखो ये s हो गया, ये px हो गया, ये py हो गया, और नेक्स्ट कौन सा होगा बच्चों? pz, ठीक है, px py एंड pz। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, हर एक चीज को बेटा अच्छे से समझो, सिर्फ लर्न मत करो, ठीक है ना। एक अच्छा टीचर आपके लिए क्या करेगा? चीजों को और सिंप्लीफाई करेगा। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जस्ट डोंट लुक एट दिस पार्ट, ये वाला भूल जाओ, सर हटा ही दो ना, फिर pz हटा देते हैं बच्चों, बराबर है सर, हटा दिया। तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है कि अभी ये जो मॉलिक्यूल है
इन तीनों के कॉम्बिनेशन से तो यही बना। हाँ सर ये बना। अभी मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा प्लेन है? प्लेन कौन सा होगा? प्लेन सर, प्लेन कैसे पता चलता है? अरे बच्चों एक्स और वाई है, एस का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये कौन सा प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन है, यस। अभी समझा सबको? एक्स वाई प्लेन है, बराबर है। इमेजिन करो इसमें एक नया ऑर्बिटल आया, कौन सा? पी जेड। अभी ये एक्स वाई प्लेन है बच्चों, तो अगर यहाँ पे पी जेड आएगा पी जेड, तो मुझे तो बेटा एक्स और वाई को तो जेड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर एक्स और वाई को जेड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला ऐसा है, इसको मैं ऐसा रख दूं ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर अगर ये नया ऑर्बिटल आता है, देखो परपेंडिकुलर टू दिस, और जैसे ही इसके परपेंडिकुलर में आएगा बच्चों, कहना से इन तीनों में एंगल कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो ये क्या बोलेगा बच्चों? रिपल्शन ज्यादा हो रहा है भाई साहब, क्या करें? थोड़ा आप लोग शिफ्ट हो जाओ ना नीचे। लिसन टू मी केयरफुली, थोड़ा आप लोग क्या हो जाओ बच्चों, शिफ्ट हो जाओ नीचे। यहाँ पे अगर ये शिफ्ट होगा, ये थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा, ये थोड़ा नीचे, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ये ऐसे नहीं आ रहा है, इसके साथ में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है। ऐसा आता तो क्या होता? अगर ये ऐसा आता बच्चों तो क्या होता? ये थोड़ा ऊपर जाता, ये सब पड़ जाता, लेकिन वो ऐसा है ही नहीं, वो ऑर्बिटल। इट इज परपेंडिकुलर। सर आपको कैसे पता चला? सपना है लगा नहीं, यहाँ पे देखो ना पी जेड लिखा है, तो ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। तो ये जो जेड वाला है, इट विल कम परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो परपेंडिकुलर आ रहा है, तो कहना है बेटा ये वाला इसको थोड़ा रिपेल करके नीचे लेके जाएगा, ये वाला इसको थोड़ा रिपेल करके नीचे लेके जाएगा, ये वाला इसको थोड़ा रिपेल करके नीचे जाएगा, तो ये तीनों एज इट इज थोड़े नीचे चले जाएंगे। तो कह रहा है इसे नीचे चले जाएंगे तो बेटा पिक्चर कैसा हो जाएगा? नीचे जाने के बाद, थोड़ा नीचे शिफ्ट होने के बाद, ये थोड़ा सा पिरामिड जैसा शेप बन जाएगा बच्चों। पहले ऐसे था, देखो मैं आई एम डूइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। इतना जनरली डिटेल में कोई मॉडल से सिखाता नहीं है, जस्ट दे यूज देयर ओन वर्ड्स, अपने ओन वर्ड्स में बोल देते हैं। बच्चों को पता नहीं, मुझे लगता नहीं समझता है, बिकॉज जब मैं एक एज अ स्टूडेंट सोचता हूँ कि मुझे कब अच्छे से समझेगा, तो मैं ये सब इमेजिन करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अभी मुझे पता है चीजें, तो मैं आपको उस तरीके से ही समझाता हूँ। ये पहले ऐसे था, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक और एटम ऐसा आएगा ऊपर से, जेड वाला परपेंडिकुलर, तो कहना से ये तीनों बॉन्ड नीचे चलेंगे, तो थोड़ा ये देखो ऐसे हो गया, थोड़े शिफ्ट हो गए, और ये वाला जो चौथा है फिर इसके ऊपर ऐसे दिखेगा। तो कैन वी से दैट बेटा ये टेट्राहेड्रल बन गया कि नहीं बन गया? सो दिस इज योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये टेट्राहेड्रल क्यों बनाता है? बिकॉज पी जेड है वो एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर। तो कैन वी से दैट यू विल गेट हाउ मेनी लोब्स? यू विल गेट 4 लोब्स, और वो जो चारों लोब्स होंगे वो थोड़े से बेटा इलोंगेटेड होंगे। क्यों सर इलोंगेटेड? क्यों इलोंगेटेड होने का कारण है क्योंकि इसमें पी कैरेक्टर ज्यादा हो गया। अब पी ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा? डम्बेल होता है। तो इस वजह से आप लोग बच्चों थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना। मैं तो वैसे बनाता ही हूँ, बट फिर भी अगर एकदम ज्यादा नीट एंड क्लीन बनाने गया तो फिर अननेसेसरी टाइम बढ़ जाएगा। आप लोग घर पे आराम से इसको ड्रॉ करना। ये बेटा 3D स्ट्रक्चर है। क्या है? 3D स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो टोटल यहाँ पे आपको 4 बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी आपको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है। इसके अगर टेल की बात करें तो ये वाला टेल, इसका टेल यहाँ पे, इसका टेल यहाँ पे, और इसका टेल यहाँ पे, इस तरीके से दिखेगा। तो ये है आपके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चों वो हो जाएगा 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। 109 डिग्रीज 28 मिनट्स ये जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स होता है। एंड इसका शेप वाइज अगर बात करें तो ये है टेट्राहेड्रल। तो मैं आपको पूछता हूँ कि ओके स्टूडेंट, सॉरी वो बैटरी खत्म हो गया था, तो वापस कंटिन्यू करते हैं। मैं अन्य वीडियो के सामने बोलते जा रहा था और यहाँ तक खत्म भी कर देता, देखा फिर बैटरी लो गई। ठीक है, चलिए वापस स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ तक तो मैंने समझा दिया था 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, ठीक है। तो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, और ये सब ऑर्बिटल जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इसमें बॉन्ड एंगल कितने बच्चों, तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स होगा। एंड ऐसे बॉन्ड एंगल कितने होंगे गिनो? यस, डेफिनेटली आंसर इज 4, बट रियल आंसर इज 6। ये कॉमन मिस्टेक और जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑफलाइन में तो मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूँ कि गिन के बताओ कितने बॉन्ड एंगल है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो और मॉडल से पढ़ो। अभी आप लोग सोचते रहेंगे सर 6 कैसे आ गया? तो सुनो,
अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको डाउट आएगा ही नहीं। आप मेरे साथ गिनना अभी टोटल आपको कितने एंगल्स दिख रहे हैं। ये देखिए, इससे शुरू करते हैं और ये 3 इनके साथ गिनते हैं। ये 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये देखो एक तीसरा इसके साथ भी तो है। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, 3 हो गए। अभी ध्यान से देखना, इसको और इसको गिनो, ये दोनों का मिला के एक 4, इसका और इसका 5, और इसका 6। नहीं गिना, नहीं समझा तो वापस समझा दो। ये देखो, दिस इज 1 2 3, ठीक है। अभी अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये 4, ये 5, ये 4, ये 5 और ये 6, तो टोटल कितने हो गए? 6 है, 4 नहीं है। वापस से देख लेते हैं, 1 2 3, फिर ये 4, ये 5 और ये 6, तो टोटल कितने हैं बच्चों? 6 है, 4 नहीं। उसके बाद में अगर मुझे किसी ने इसका ज्योमेट्री पूछ लिया बच्चों, तो ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी डैश टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर पूछूं आपको, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाएगा। अभी टोटल लोग कितने हैं? 4 हैं, उसमें से इसका कितना पार्टिसिपेट करेगा? 25% ही हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज पी कैरेक्टर पूछूं, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर हो जाएगा बच्चों कितना? 75%। तो जितना ज्यादा परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा। तो आज के बाद भी ऑर्गेनिक में जब भी मैं आपको बोलूं कि बच्चों बताओ किसका परसेंटेज पी कैरेक्टर, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो वो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा जिसके अंदर कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp। और फिर उससे कम हो जाएगी किसकी? sp2 की, और उससे भी कम हो जाएगी किसकी? sp3 के। इस वजह से आपने देखा होगा जी, टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, टर्मिनल अल्काइंस, दे आर एसिडिक इन नेचर। ये बोर्ड एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका रीजन यहीं से आता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसका फोटो ले लीजिए, ठीक है। मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन लिखा है इसको प्लीज याद रखिएगा, कलर पेन पेंसिल से लिखिएगा, बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाना, बिकॉज आप लोगों को उससे पढ़ना है। फिर अभी मैं आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर का एक छोटा सा टेबल बना के देता हूँ, और उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करना है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप इसका फोटो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस द लास्ट पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन से शुरू करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर एंड करने से पहले एक बार ये वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं, हमको ये आगे बहुत काम आने वाला है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। सो याद रखना, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज s कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, जस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले sp, इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है बच्चों? 50% है। कितना है? 50% है। तो अगर मैं एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल लेता हूं, तो दोनों का बेटा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 50%। तो जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, उसके अंदर s की भी झलक होनी चाहिए और p ऑर्बिटल की भी झलक होनी चाहिए। बोलते ना ये किसके जैसा दिखता है? ये बोलते हैं हमारे दोनों जैसे दिखता है। ये बच्चा किसके जैसा दिखता है? मम्मी जैसा दिखता है, पापा जैसे दिखता है, ठीक है ना। आप बायो के स्टूडेंट हो, तुमको पता है क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो कहना है बेटा डीएनए में, वैसे सेम इसके डीएनए में एस का भी डीएनए का पार्ट होना चाहिए और पी डीएनए का भी पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कैन वी से दैट यहाँ पे इसके अंदर सर्कुलर पार्ट भी आ रहा है, ये देखो स्पेरिकल पार्ट आ रहा है, और 50% कौन सा पार्ट आ रहा है बच्चों? डम्बल शेप भी आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो छोटा सा लोब हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है वो ही है बच्चों क्या? न्यूक्लियस, करेक्ट। और यहाँ पे है समझो इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp। परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? 50%। अगर मैं इसका बेटा एग्जांपल लूं नंबर 2 के साथ, sp2, हम लोग सबके एक एक ऑर्बिटल ही बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल 33.3%। तो इसके अंदर p कैरेक्टर बढ़ गया कि कम हो गया बच्चों? सब p कैरेक्टर बढ़ गया। तो जैसे p कैरेक्टर बढ़ जाएगा जैसे p कैरेक्टर बढ़ेगा, अभी मुझे तो p कैरेक्टर बढ़ गया मतलब उसके अंदर लेंथ वाइज क्या होगा? डंबल शेप ज्यादा आएगा। तो अगर मैं यहीं पे सेंटर बनाऊं
तो इसका जो लेंथ होगा sp2 का वो कंपैरेटिवली क्या होगा, इससे क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियस से दूर गया है या पास गया, सर दूर गया। तो डेफिनेटली न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर क्या हो जाएगा, कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम। अगर मैं पूछूं सी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 25%। तो इसके अंदर तो परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम है, तो कैन वी से दैट पी कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, और पी कैरेक्टर ज्यादा है मतलब इलोंगेशन बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो लेंथ वाइज ये ज्यादा रहेगा, तो लेंथ वाइज अगर ये ज्यादा रहेगा तो ये ऑर्बिटल इस तरीके का होगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ किसका है, sp3। तो दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कैन वी से दैट ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसके मुकाबले ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन दूर गया और ये और ज्यादा दूर गया। तो कैन वी से दैट एज परसेंटेज एस कैरेक्टर decreases, the electron moves farther from dash nucleus farther from the nucleus, and therefore electronegativity decreases। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अभी जो मैं दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे नोट के फॉर्म में, अभी फिलहाल इसको याद रखना, आगे के लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा बच्चों, याद रखना। अगर मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज अभी आज के लेक्चर के लिए याद रखना, डोंट वरी, आगे हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे ऐसा क्यों होता है, फिलहाल के लिए याद रखना। अगर मेरे पास में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब उसने एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया होगा, वो सब के सब सिंगल बॉन्ड होंगे, सब के सब सिंगल बॉन्ड, और सब के सब क्या होंगे बेटो, सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर कार्बन sp2 है, कार्बन क्या है, sp2 है, तो इसका मतलब 101% उसने बेटा 3 सिग्मा बनाए होंगे, और एक क्या बनाएगा वो, पाई। आप इधर से भी काउंट कर सकते हो, सिग्मा कितने, 1 2 3 4। सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो कितने सिग्मा है, 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो एक s का और p के 3 हो गया sp3। टोटल कितने होने चाहिए, 4 ना। तो एक s और p के 3, बट इसको मैं बहुत डिटेल में आगे सिखाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे देखेंगे तो सिग्मा कितने, 3 ही है, तो 3 ही है, तो 3 ही हाइब्रिडाइजेशन से बनेंगे, पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन से बनता नहीं है। तो कैन वी से दैट अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। और अगर कार्बन के पास दो दो पाई बॉन्ड है, ठीक है सर, दो दो पाई बॉन्ड कैसे, इस तरीके का है, ये सिग्मा ये पाए और ये पाए। तो आप मुझे बताइए इसको सिग्मा बॉन्ड कितने बनाने हैं, सिर्फ 2 ही बनाने हैं, तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। ठीक है, अभी बताइए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, हाँ, इसको सिग्मा पाए। तो आज के बाद अगर कार्बन आपको सिंगल बॉन्डेड दिख जाए तो इसका मतलब पक्का वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एक पाई बॉन्ड दिख जाए तो sp2, 2 पाई बॉन्ड दिख जाए ऐसे या ऐसे, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो आप मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो, इसमें कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। तो आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, कार्बन sp का सबसे ज्यादा, sp2 का उससे कम, और कार्बन sp3 का उससे ही कम हो जाएगा। ये कौन सा ऑर्डर लिखा हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक दो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछूं, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल दिया हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड दिया है। तो हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, ये वाला एग्जांपल, ये दो एग्जांपल्स हैं, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए
अगर आपने इसको ओपन फॉर्म में लिखा है तो इसने कार्बन में बेटा हर एक ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है, ठीक है ना, 3 H है ना, तो एक H एक H एक H, तो चारों सिग्मा बॉन्ड ही है। तसल्ली से सॉल्व करना बेटा, ये sp3 हो जाएगा। इस कार्बन की बात करें तो इसने एक पाई बॉन्ड बनाया है, तो ये sp2, ये भी sp2, और इसने एक 2 पाई बॉन्ड बनाया है sp, और ये भी क्या हो जाएगा sp। क्लियर है? चलिए ये वाले बात करें, इस वाले कार्बन की बात करें तो इसने सब सिंगल बॉन्ड बनाया sp3, इसने भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए, इसने भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए sp3। ये वाला कार्बन sp, ये वाला कार्बन sp, ये वाला कार्बन sp2, क्यों? क्योंकि इसने एक ही पाई बॉन्ड बनाया है। हाँ, इसकी भी बात करें तो ये भी sp2, बट अगर इसकी बात करें तो बच्चों ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, ये हो जाएगा sp, तो बीच वाला जो कार्बन है वो हो जाएगा sp। ठीक है, एक और सॉल्व करते हैं, और ये तो याद ही रखना सबको कि बेंजीन में हर कार्बन sp2 होता है। बेंजीन में हर कार्बन देखोगे तो हर कार्बन के ऊपर क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। इधर देखो तो इसके ऊपर इधर से डबल बॉन्ड या फिर इधर से रहेगा, किधर ना किधर से तो डबल बॉन्ड रहेगा। सो ऑल कार्बन्स, सो नो नीड टू वेस्ट टाइम, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये भी sp2, ये भी sp2, क्योंकि इधर एक पाई बॉन्ड है, बाकी सब सिग्मा बॉन्ड है, सब जगह पे हाइड्रोजन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये टाइप के कभी क्वेश्चन अगर एंट्रेंस एग्जाम में आ गए तो आई थिंक अभी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग जो लास्ट लेक्चर नंबर 18 में मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था वीबीडी के ऊपर, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। आप इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस ओपन दैट पीडीएफ। उस पीडीएफ का नाम है एनओसीबी लेक्चर 18, एनओसीबी लेक्चर 18 क्लास वर्क। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वीबीडी के एंड में आपको लास्ट लेक्चर के एंड में ये पीडीएफ दिया गया था। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीबीडी इज गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय हिटलर इन लंदन, और इसने गिवन बाय बोला है, ठीक है ना, एक्सटेंडेड बाय बोला है क्या? नहीं, तो आंसर बी मत लिखना, आंसर इज ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ए। सेकेंड क्वेश्चन अगर देखते हैं, द नंबर एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड्स between two carbon atoms in calcium carbide, it is CaC2। CaC2 जो होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड होता है, उसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज जब हम अल्काइन चैप्टर पढ़ेंगे तो एसिटिलीन मतलब इथाइन इसी से बनाया जाता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में पूछा, देखो बिटवीन टू कार्बन एटम्स पूछा है, तो ये जो बीच वाला है वो सिग्मा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पाई। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। सिग्मा जो होगा वो 1 होगा, एंड पाई जो होंगे वो बेटा कितने हो जाएंगे, 2। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2CN4। ये शायद से मैंने क्लास में सॉल्व किया था। C2CN4, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। सो अगर मैं इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनूं और पाई बॉन्ड गिनूं, तो पाई 1 2, यहाँ से 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 8 और 1 9 हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, एसिटिलीन, व्हाट इज एसिटिलीन? अभी जस्ट मैंने बोला यही है बच्चों एसिटिलीन। एसिटिलीन कंसिस्ट ऑफ सिग्मा 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 पाई पाई। तो सिग्मा कितने हो जाएंगे बच्चों, 3, और पाई कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 3 सिग्मा एंड 2 पाई। एसिटिलीन कंसिस्ट ऑफ सिग्मा एंड बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन SO2 आर, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन SO2 आर, ये SO2 है और इसमें एक लोन पेयर भी होता है। तो इसमें सिग्मा कितने बच्चों, 2 है, और पाई भी कितने हैं, 2। तो 2 सिग्मा एंड 2 पाई, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, which is not true about CH4 molecule, tetrahedral hybridization बराबर है 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन, नहीं। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, which of the following give rise to formation of a bond, इसमें से किस में बॉन्ड बनेगा? फर्स्ट वाला में 0 ओवरलैपिंग, सेकेंड वाले में भी 0 ओवरलैपिंग, थर्ड वाले में भी
जीरो ओवरलैपिंग, इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, किसी में भी बॉन्ड बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच केस द फर्स्ट ओवरलैप इज मोर इफेक्टिव देन सेकंड वन, फर्स्ट वाला जो ओवरलैपिंग है वो सेकंड वाले से ज्यादा इफेक्टिव है, ऐसा कौन सा वाला ऑप्शन है? सो कैन वी से दैट फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तो नहीं हो सकता, बिकॉज 2p पाई 2p पाई दोनों में सेम है, तो 3p पाई और 3d पाई में से डेफिनेटली 3p पाई का ज्यादा होना चाहिए, तो ये फर्स्ट वाला इफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। दूसरा अगर हम देखें 3d पाई p पाई, उसको 2p पाई कर देते हैं, एंड 2p पाई 2p पाई, डेफिनेटली नहीं, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि 3d पाई आ गया। sp सिग्मा बॉन्ड एंड pp सिग्मा बॉन्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? फर्स्ट वाला भी ज्यादा ओवरलैप नहीं हो सकता बिकॉज pp का सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज मोर इफेक्टिव और सिग्मा बॉन्ड इज मोर इफेक्टिव, पाई बॉन्ड इज लेस इफेक्टिव, सिग्मा बॉन्ड इज मोर इफेक्टिव। तो स्टूडेंट इसमें हमारे हिसाब से देखने जाए तो कोई ऑप्शन बैठ रहा है क्या? नहीं, एक भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो सिग्मा बॉन्ड ही है। ऑप्शन सी में भी अगर अपन देखें तो पीपी का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू एसपी। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो इसमें हम लोग फर्स्ट सी ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद ही कर सकते हैं। अगर 1s और 2p हो गया ठीक है ना, 1s और क्या हो गया 2p, और 2p 2p हो गया, तो डेफिनेटली वी कैन टेक दिस वन। बट अभी फिलहाल की बात करें तो इसमें कोई भी ऑप्शन इतना परफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर ये चेंज करके अपन करें तो हो सकता है, ठीक है। या फिर आप एक और कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन डी को इंटरचेंज कर दो, पहले सिग्मा बॉन्ड डाल दो एंड दूसरा पाई बॉन्ड डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अकॉर्डिंग टू वीपीटी विच इज करेक्ट अबाउट CH4, ऑल द 4 CH bonds are different, कौन सा करेक्ट है? ऑल द CH bond are identical, 2 CH bonds are different from the other 2, नहीं, 1 CH bond is different from the rest of the 3, that is option B। यही एंट्रेंस में पूछा गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वीक बॉन्ड इज, सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है बच्चों? ये क्लास में सिखाया था मैंने, HI, HI का बॉन्ड वीक है इसलिए इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट, in which case pi bond form will take if x is the bonding axis, bonding axis का मतलब internuclear axis, तो कौन सा बॉन्ड बनाना है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनाना है तो px py तो कोई ऐसा ओवरलैप होता भी नहीं है, py py will do, yes, py py जो होगा वो कौन सा बॉन्ड बना देगा? पाई बॉन्ड बना देगा, ठीक है ना। px तो बेटा सिग्मा बनेगा बिकॉज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही x एक्सिस है, px और pz करके ऐसा कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन हो जाएगा। नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म, किसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा? अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए, एस एंड पी एक्स डेफिनेटली बन सकता है, पी वाई ऑप्शन ए में यस, ऑप्शन बी में पी वाई तो देखना पड़ेगा बॉन्डिंग एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस है, तो पॉसिबल नहीं है। बॉन्डिंग अगर एक्स एक्सिस, ये देखो बॉन्डिंग एक्सिस अगर एक्स एक्सिस, तो पी वाई में सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता, पाई बॉन्ड बनेगा। पी वाई पी जेड तो पॉसिबल ही नहीं, कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा। पी जेड बॉन्डिंग एक्सिस वाई बोला है, बॉन्डिंग एक्सिस वाई है तो पी जेड भी कौन सा बनाएगा? पाई बॉन्ड बनेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच केस सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म, पी एक्स पी वाई पॉसिबल ही नहीं है, पी एक्स पी वाई ऐसे दोनों अलग अलग कैसे चलेगा? एक ऐसे खड़ा है और एक ऐसे खड़ा है, पॉसिबल नहीं है। पी वाई बॉन्डिंग एक्सिस इज वाई एक्सिस, यस, अगर वाई इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो पी वाई विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। ये देखो इधर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस था, इसके लिए पाई बॉन्ड आया था, और यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस है, इसके लिए पी वाई भी सिग्मा बॉन्ड बना देगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें अगर, विच कॉम्बिनेशन विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, किससे सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा? अगर हम देखें तो ऑप्शन डी आएगा, बिकॉज दोनों के दोनों बेटा दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड बनने की कोई शक्यता नहीं है, ठीक है, पॉसिबिलिटी 0। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फर्स्ट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द सेकंड, फर्स्ट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द सेकंड। अगर मैं बात करूं S और S और PX, तो अभी मुझे तो S का कोई नंबर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मैं उसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकता, ठीक है। PY एंड PX Z इज द बॉन्डिंग एक्सिस, तो P अगर Z बॉन्डिंग एक्सिस है तो PY पाई बॉन्ड बनेगा, PX भी पाई बॉन्ड बनेगा बिकॉज Z इज द बॉन्डिंग एक्सिस। तीसरा अगर हम बात करें PY एंड PZ Z इज द बॉन्डिंग एक्सिस, तो अगर Z बॉन्डिंग एक्सिस है तो PY क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनेगा, और PZ क्या बनाएगा?
सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो उसमें फर्स्ट वीक हो गया, सेकंड स्ट्रॉन्ग हो गया। उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट स्ट्रॉन्गर बोला है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, पी वाई पीजेड पीजेड, पी वाई पीजेड पीजेड, y इज द बॉन्डिंग एक्सिस। तो y अगर बॉन्डिंग एक्सिस है, तो y अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो py और py क्या बनेगा बच्चों, सिग्मा, और pz क्या बनेगा, पाई। तो ये बेटा स्ट्रॉन्ग हो गया फर्स्ट वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अमंग द फॉलोइंग द आयन p pi d pi overlap could be present in NO3 NO2 माइनस। इसमें पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज दोनों सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड है तो डी ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। दूसरा NO माइनस, दोनों सेकंड पीरियड के, नॉट पॉसिबल। PO4 2 माइनस, इसको 2 माइनस नहीं 3 माइनस है बच्चों, ये प्रिंटिंग एरर है, जिसमें होगा बिकॉज ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें पॉसिबल है। लास्ट वाले में CO3 2 माइनस में दोनों सेकंड पीरियड के हैं, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p pi d pi बॉन्डिंग। चलो वीडियो पॉज करके आप लोग सोचो इसका आंसर। हो गया, वेरी गुड, आंसर इज बी। क्यों, बिकॉज बाकी किसी के पास भी क्या नहीं है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, डी ऑर्बिटल होगा नहीं, तो डी ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो p pi d pi हो भी नहीं सकता। 18 क्वेश्चन, what is the number of sigma and pi bonds present in the molecule of sulfuric acid? What is sulfuric acid? H2SO4। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चों, गिनो, 1 2 3 4 5 6, सिग्मा 6 पाई 2 है क्या कोई ऑप्शन, 6 सिग्मा 2 पाई, ऑप्शन ए। 19 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मतलब आयोनिक बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल मतलब विच बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ढूंढो, NCl3 तो नहीं होगा, RbCl हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, RbCl। RbCl क्या हो जाएगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड। सर BeCl2 क्यों नहीं हो सकता, R नॉन डायरेक्शनल, BeCl2 भी हो सकता है बट उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ना, इस वजह से अगर आप लोग जेई में बैठे हो तो आप BeCl2 RbCl दोनों टिक कर सकते हो, बट नीट में डेफिनेटली विल गो ओनली फॉर RbCl, एक ही अगर ऑप्शन पिक करना है तो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन टेट्रासाइनोइथिलीन। ये तो हम लोग ने अभी करा, ये वाला, ये वो 9 सिग्मा 9 पाई। 21, which of the following does not correctly represent the bonding capacity of an atom। अगर आप टाइम लेके देखो तो मैंने जो सिखाया वो सब मैच हो रहा है, खाली फर्स्ट थर्ड सही है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। अगर आप फोर्थ वाला देखो तो उसमें तो गड़बड़ नहीं है बेटा, महा गड़बड़ कर दी बेटा। सर कैसे, इस कार्बन के सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाए और इस कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए बेटा। कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट तो एक्सपांड कर ही नहीं सकता ऑक्टेट, तो ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी। 22, क्वेश्चन नंबर 22, इन द केस ऑफ फॉर्मूला ऑफ O3, O3 सबको पता होगा, ओजोन सुना होगा नाम। O3 का स्ट्रक्चर जिनको नहीं पता है देख ले, ये है बच्चों O2। हाँ सर, O2 का बॉन्डिंग होगा किसके साथ, O के साथ, तो ये ऐसा है, ठीक है। तो ये वाला लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 2, पाई बॉन्ड हो जाएगा सिर्फ एक ही है, और लोन पेयर भी पूछ लिया बच्चों, लोन पेयर पूछा है, पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है। 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 12, और लोन पेयर कितने हैं 6 है, तो 2 सिग्मा 1 पाई 6 लोन पेयर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नंबर 23, VBD फेल्स टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन, ऑप्शन ए। क्यों, PCl5 में बच्चों ये अपना ऑक्टेट क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, तो डी ऑर्बिटल है। अगर आप इसका फॉस्फोरस का बॉन्डिंग देखोगे तो उसमें डी ऑर्बिटल का तो कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं रहा VBD में, तो इस वजह से देखने जाए तो ये वाला मॉलिक्यूल का एक्सप्लेन वो नहीं कर पाएगा। बाकी सब अगर आप ध्यान से देखोगे, PH3 है, PCl3 है, N2 है, ये सब आप ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हो, बट PCl5 आप VBD से ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। PCl5 एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का 15 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो जाएगा। देखो गिनो, 15 हो गया। अभी आप बताओ S में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 है, P में टोटल कितने हैं, 3 है,
बराबर है। तो अभी आप बताओ कैसे बताओगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जंप किधर कर रहा है, कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो जंप कराओगे तो कराओगे किधर, तो इस वजह से वहां पे वो वेकेंट जो दिख नहीं रहा है उसमें उसने वीबीडी ने नहीं बोला था, ये किसने बोला था, हाइब्रिडाइजेशन के, कि यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन अपन आगे भी जंप करा सकते हैं जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो वीबीडी ने नहीं दिया था, तो ये वाला फेल हो गया एक्सप्लेन करने में। लास्ट, अमंग HF, HCl, HBr and HI the strongest acid is, it has to be HI. So student, this is the end of PDF which was given at the end of lecture number 18 and आज हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया। आई होप आप लोगों को SP, SP2 और SP3 तक समझ में आ गया होगा अच्छे। और आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं SP3D, SP3D2 और SP3D3 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विथ मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे और कंसेप्ट को अच्छे से समझेगा। तो इस लेक्चर के एंड में आपको कोई PDF नहीं दिया जाएगा, हाइब्रिडेशन खत्म होने के बाद VBD के जैसे ही हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, we'll meet in the next lecture with the detailed discussion about SP3D, D2 and D3 hybridization. Till then, thank you and take care.